3 जनवरी 2026 की एक सुबह यूएसए की फोर्सेस लैटिन अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला पर अटैक करती है और वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो और उनकी वाइफ को अरेस्ट करके यूएसए लाया जाता है, जहाँ उन पर चार्ज लगाकर ट्रायल चला जाता है। दोस्तों, वेनेजुएला पर ये जो ऑपरेशन किया जाता है, मिलिट्री ऑपरेशन, इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एब्सोल्यूट रिजॉल्व यानी पूरी तरह से किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेना। जनवरी 2026 में जो वेनेजुएला में हुआ वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम जो आगे आने वाले फ्यूचर में होंगे वो काफ़ी लीथल होंगे और वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को एक नया शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। 3 जनवरी 2026 की सुबह जो वेनेजुएला में हुआ वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, वो था रिजीम चेंज। मतलब एक देश की सरकार को हटाकर नई पॉलिटिकल रियलिटी क्रिएट कर देना, और यही यूएसए ने वेनेजुएला में किया। यूएसए का कहना है हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं, डेमोक्रेसी को हम दोबारा से स्थापित कर रहे हैं वेनेजुएला में। वहाँ पे जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी उसका सफाया कर रहे हैं, ऐसा यूएसए का कहना है। और ये ड्रग ट्रैफिकिंग हमारी कंट्री तक फैल रही है, यानी वेनेजुएला नेबर है यूएसए का, और ये ड्रग ट्रैफिकिंग कहीं ना कहीं यूएसए को इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन हिस्ट्री हमें एक और सवाल पूछने को मजबूर कर रही है, और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या सिर्फ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना और ड्रग ट्रैफिकिंग रोकना ही इसके पीछे रीज़न था, या फिर पावर और पैसा इस गेम का मेन हिस्सा है? आज हम वेनेजुएला के रिजीम चेंज को सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से ही नहीं, बल्कि इसका जो मेन मोटिव है, यानी बिजनेस मोटिव, बिजनेस एंगल, उस एंगल से भी वेनेजुएला के रिजीम चेंज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। वेनेजुएला की सबसे बड़ी वैल्यू यानी उसकी इंपॉर्टेंस आज के टाइम में क्यों है, उसकी रेलेवेंस। दोस्तों, कहने को वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन इस छोटी सी कंट्री के पास बहुत बड़े से तेल के भंडार है, ऑयल रिजर्व है इस कंट्री के पास। और यही वो वजह थी, यही वो रीज़न है जिसने यूएसए को फोर्स किया, यूएसए को पुश किया वेनेजुएला को अटैक करने के लिए। और इसका सीधा सा मतलब दोस्तों क्या बनता है? इसका सीधा सा मतलब बनता है जो भी वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा वही ग्लोबल एनर्जी मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इन्फ्लुएंस उसी का होगा, वही ट्रेड पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दुनिया भर की डिसाइड करेगा। मैडुरो गवर्नमेंट ने ऑयल इंडस्ट्री को कंट्रोल में रखा, वेस्टर्न ऑयल कंपनीज का एक्सेस लिमिट कर दिया, यानी अब वेस्टर्न ऑयल जो कंपनीज है उनकी एक लिमिट तक ही एक्सेस होगी वेनेजुएला के जो तेल भंडार है उन पर। इससे इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस को डायरेक्ट लॉस हुआ, और यहीं से ये स्टोरी पॉलिटिकल से इकोनॉमिक बन जाती है। रिजीम चेंज पॉलिटिक्स नहीं बल्कि सिस्टम चेंज। रिजीम चेंज का मतलब सिर्फ लीडर बदलना नहीं होता, इसका मतलब होता है पॉलिसीज बदलना, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स बदलना, नेचुरल रिसोर्सेज के कंट्रोल को रिस्ट्रक्चर करना। इराक में सद्दाम हुसैन के बाद क्या हुआ था? यूएस कंपनीज वापस आई, रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, प्राइवेट कंपनीज ने बिलियंस कमाए। लीबिया में गद्दाफी के बाद क्या हुआ? ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रैगमेंटेड हो गए, फॉरेन कंट्रीज को परमिशन मिल गई कि वो जैसे चाहे लीबिया को लूटे, और यही पैटर्न अब वेनेजुएला में भी देखने को मिलेगा। कौन फ़ायदा उठाता है, यानी बिजनेस इंटरेस्ट किन लोगों के है, वो कौन है जिनको वेनेजुएला में इस रिजीम चेंज से फ़ायदा होने वाला है? नंबर 1, ऑयल कॉरपोरेशंस। रिजीम चेंज के बाद
फॉरेन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है, प्रॉफिट डायरेक्टली प्राइवेट फर्म्स को जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है बिल्कुल भी कि जहां ऑयल होता है वहां जियोपॉलिटिक्स होती है। फॉरेन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और प्रॉफिट डायरेक्टली इन कंपनीज को जाते हैं। नंबर 2, रिकंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वॉर या रिजीम चेंज के बाद कंट्री को चाहिए रोड्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, टेलीकॉम सिस्टम्स। ये सब कौन रिबिल्ड करता है दोस्तों? ये सब रिबिल्ड करता है प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज। यहां से रिकंस्ट्रक्शन बिकम्स बिजनेस। नंबर 3, टेक बिलियनर्स एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ एक सेंसिटिव बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? बड़े बिजनेस टाइकून्स डायरेक्ट वॉर प्लान नहीं बनाते, लेकिन सैटेलाइट सर्विसेज, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी टेक, लॉजिस्टिक सिस्टम्स, ये सब पोस्ट कन्फ्लिक्ट कंट्रीज में ह्यूज बिजनेस बन जाते हैं। और इन्हीं बिजनेस को करके ये जो कंपनियां हैं अपना प्रॉफिट अर्न करती है। एग्जाम्पल के लिए स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम्स पोस्ट वॉर और अनस्टेबल रीजन्स में यूज होते हैं। इससे टेक कंपनीज को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स खूब मिलते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रिजीम चेंज के बाद प्राइवेट टेक कंपनीज और एनर्जी कंपनीज के लिए नए मार्केट्स ओपन हो जाते हैं। नंबर 4, डिफेंस इंडस्ट्री, जो कि सबसे बड़े विनर्स हैं। वो विनर्स कैसे हैं? चलिए देखते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाती है। वो कैसे? वेपन्स को मैन्युफैक्चर करके, मिसाइल्स को प्रोड्यूस करके। दोस्तों जब ऑपरेशन होता है तो मिसाइल्स यूज होते हैं, डायरेक्ट एयरक्राफ्ट डिप्लॉय होते हैं, इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं। इसलिए अमेरिका में एक टर्म फेमस है, पता है वो टर्म्स क्या है? टर्म है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मतलब वॉर से इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स को प्रॉफिट होता है। दोस्तों ये कहना भी गलत होगा कि अमेरिका सिर्फ एक विलन है, और अमेरिका खुद ये कहता है कि डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ड्रग्स और क्राइम को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये कंसर्न पूरी तरह से फेक नहीं है, लेकिन पता है दोस्तों कंसर्न ये है कि मिसाइल्स डेमोक्रेसी को लेकर नहीं आते। अगर मिसाइल्स, वॉर, बॉम्ब्स और बाय ब्रूटल फोर्स डेमोक्रेसी आती तो लीबिया, इराक, अफगानिस्तान आज दुनिया के सबसे स्टेबल डेमोक्रेसीज होते। लेकिन अमेरिका ने जो वहाँ पर किया उसको देखकर तो ये नहीं लगता कि वो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बन चुकी है। और रियलिटी दोस्तों ये है कि डेमोक्रेसी सोसाइटी के अंदर से डेवलप होती है, वो वहीं से पैदा होती है। उसको आप बाहर से किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हो। मिसाइल्स दागकर, रिजीम चेंज कर लोगों पर अटैक कर ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी यू कैन नॉट फोर्स द डेमोक्रेसी ऑन द पीपल। इंटरनेशनल लॉ का डबल स्टैंडर्ड देखिए दोस्तों। जब छोटी कंट्रीज कोई रूल्स या रेगुलेशंस तोड़ते हैं तो उन पे सैंक्शंस लगते हैं, लेकिन वहीं कोई पावरफुल ताकतवर अमेरिका, यूएसए जैसी कंट्री कोई रूल ब्रेक करती है, किसी कंट्री पर अपने रूल्स रेगुलेशन इम्पोज करती है तो उनको खुली छूट दे दी जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड ऑर्डर को वीक करता है। ह्यूमन कॉस्ट का अंडर एस्टिमेट करना। रिजीम चेंज के बाद पॉलिटिक्स, कैओस, जॉब लॉसेस, इन्फ्लेशन, माइग्रेशन, ये सब लोग भुगतते हैं, उनको झेलना पड़ता है, लीडर्स को नहीं। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट को सिर्फ कोलैटरल डैमेज बोल देना बहुत डेंजरस माइंडसेट है कि जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है वो सिर्फ कोलैटरल डैमेज है। ये कोलैटरल डैमेज नहीं है, ये बहुत बड़ा डैमेज होता है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे आने वाले टाइम में, आगे 10, 15, 20 साल में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि वेनेजुएला में जो रिजीम चेंज हुआ है
उस पर वहाँ के लोगों पर उसका क्या असर जाता है। दोस्तों, रिजीम चेंज के बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यानी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि अभी आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। लोगों को नहीं पता होता कि सरकार रहेगी या नहीं। इससे प्रोटेस्ट और अनरेस्ट बढ़ सकता है, जो कि कंट्री के लिए अगेन एक डबल वैमी हो सकती है। दोस्तों, वेनेजुएला का केस हमें मैसेज देता है नेचुरल रिसोर्सेज होने का मतलब रिस्क भी होता है। जियोपॉलिटिक्स में मोरालिटी सेकेंडरी होती है। जियोपॉलिटिक्स ऑफन ड्राइव फॉरेन पॉलिसी। दोस्तों, अमेरिका का ये जो बुली बिहेवियर है, इस बुली बिहेवियर ने कई सारे नेशंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की सोशल लाइफ, वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म करके रख दिया है। चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो इराक हो, या फिर वो अफ़गानिस्तान हो, जहाँ अलग अलग एक्सक्यूजेस देकर इन कंट्रीज़ पर अटैक किया गया। कहीं डेमोक्रेसी रिस्टैब्लिश करने का बहाना बताया गया, कहीं बताया गया कि कुछ एक्सट्रीम एलिमेंट्स है, लेकिन असल रीज़न कुछ और ही था, यानी तेल के भंडार या नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार